हम जब यहाँ ये पोजीशन में पहुंच जाएंगे तभी हम यहाँ से फिर हम अपने बाएं तरफ झुकना शुरू हो सकते हैं और फिर इस आसन का दूसरा भाग भी हमें करना चाहिए। तो ये हुआ पूरा एक आसन दाएं और बाएं तरफ झुकते हुए। अगर हम ये आसन नहीं कर सकते हैं तो हमें उसका पूर्वाभ्यास में ऐसा करना होगा कि हम दोनों जो सुलभ चक्रासन है दोनों पैर में अंतर रखते हुए ये करें ताकि हम अपनी क्षमता पूर्वक यह आसन में आ सकते हैं और हमारे बैलेंस खो ना जाए। अब हम देखते हैं कि जो ये आसन में आने के बाद जो सहज भेदात्मक शिथिलता है वह क्या होता है। इसमें जब हम आसन की अंतिम स्थिति में पहुंचते हैं तो हम जो हमारे अंग इस आसन में उपयोग नहीं हो रहे हैं वे हम पूरी तरह ढीला छोड़ देंगे। फिर हम प्राण धारणा करेंगे जिसमें 3 अलग भाग है। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आपको प्राण धारणा का मतलब क्या है। प्राण मतलब श्वास और धारणा मतलब अपने ध्यान को टिकाना। तो अगर जैसे प्राण धारणा प्रथम में हम हमारे अंदर और बाहर जाने वाली सांसों की गिनती करते हैं। प्राण धारणा द्वितीय में हम हमारे नथुनिया से जो श्वास जाती है अंदर उसकी महसूस करते हैं, अंदर और बाहर निकलने वाली, और इसकी गिनती करते हैं। और प्राण धारणा तृतीय में हम अपने जो ठंडी सांस अंदर जा रही है और जो गर्म सांस बाहर आ रही है वो अपने सॉफ्ट पैलेट में हम महसूस करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम यह आसन यहाँ देख लिया। हम आमंत्रण करेंगे सरू जी का जो जीआर ग्रुप से है जो हमें इस आसन का प्रदर्शन करके दिखाएंगी। तो सरू जी अपने मैट पर स्थित है, आरामदायक स्थिति में खड़े हैं। आप सब चाहे तो सरू जी को पिन कर सकते हैं ताकि वो और क्लियरली दिखे आपको। तो सरू जी अब आप दोनों पैरों को साथ में जोड़ लीजिए, हाथ जंघों के पास। दोनों हाथों को धीरे धीरे करते हुए आप उठाइए अपने कंधे के समांतर जी। फिर दाएं और बाएं मुड़ के आप एक बार चेक कर लीजिए कि हाथ सीधे हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि आपके आंखों के सामने एक घड़ी है, उसमें 12 के अंक पे आपका नजर स्थिर है। अब आप धीरे धीरे करते हुए अपने दाएं तरफ झुकना शुरू हो जाइए और तब तक झुकिए जब तक आपकी नजर 12 से घड़ी के 3 तक पहुंच जाए। अब आप आपके दाएं हाथ को शिथिल छोड़ सकते हैं और आपके बाएं हाथ को धीरे धीरे करते हुए और वही चक्र में घुमाते हुए आपके बाएं कान के पास लाइए और बिना कोहनी और कलाइयों में मुड़े सीधे रहते हुए अब आप यहाँ पर सहज भेदात्मक शिथिलता का प्रयास कर सकते हैं और प्राण धारणा तृतीय का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप इस स्थिति में अपना संतुलन ना खोए तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हो, नहीं तो आप आंखें खुला भी रखेंगे तो भी यह आसन में चलता है। अब धीरे धीरे करके वापस आने के लिए वे दोनों हाथों को कमर से जो झुके हुए हैं वो अभी सीधे हो जाएंगे, पूरी तरह वापस आ जाएंगे। और यह है प्रथम रूप आसन का। और धीरे से अब वो बाएं तरफ बिना रुके झुकना शुरू हो जाएंगे और बाएं तरफ भी 12 से अब वे उनकी नजर 9 के अंक पर आके रुकी है और वे अभी अपने बाएं हाथ को शिथिल छोड़ा है और दाएं हाथ को धीरे धीरे करके आपके अपने कान के पास लाते हुए बिल्कुल स्थिर रखा है। यहाँ पर भी वे प्राण धारणा तृतीय का पालन करते हुए सजग भेदात्मक शिथिलता का आनंद ले सकते हैं। अब फिर से आसन से वापस आने के लिए वे दोनों हाथ कमर से वापस आते हुए सीधा सीधा अपने कंधों के समांतर स्थिति में लाएंगे और आराम से दोनों हाथों को अपने पैरों के बाजू में रख देंगे और दोनों पैरों में अंतर लाएंगे और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। धन्यवाद सरू जी इस अद्भुत प्रदर्शन के लिए। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इस आसन में संभावित गलतियां क्या हो सकती है। तो उस वजह से हम देखते हैं कि सबसे पहले तो जब सरू जी आसन में जा रहे थे दोनों हाथों को कंधों के समांतर स्थित करे थे, लेकिन कभी कभी हम उसको ऊपर नीचे कर देते हैं और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आसन के दोनों तरफ आसन करते हुए दाएं बाएं दोनों तरफ चेक कर लेना। फिर
दूसरा गलती, कमर से हम इसको रिलेट करते हैं। जब हम कमर से झुकने लगते हैं, हम में से कई सारे जन अपने कूल्हों को बाहर धकेल देते हैं और इस वजह से हमारा संतुलन खो सकता है। दूसरा यह कि हमारा वजन पैर, एक पैर पे पड़ने की वजह से भी हमारा जो घुटना है वो झुक सकता है और संतुलन खो सकता है। तीसरा यह कि जाने अनजाने में हमारे दोनों पैर दूर हो जाते हैं। यह रहा कमर से जुड़ी हुई जो गलतियां कर सकती है। फिर हम देखेंगे जो हम अपने हाथों से जुड़ी हुई गलतियां। इसमें हम जब हमारा हाथ जो ऊपर स्थित है आसन के अंतिम गति में, वहां पर हम शायद हाथ को कोहनी में या कलाई में मोड़ दें, यह गलत है। या अपनी जो हथेली है वो आसमान की तरफ नहीं, ना कि हम उससे जमीन की तरफ मोड़ दें, यह भी गलत है। और फिर हमारी जो हाथ नीचे जंघे के पास है वह शायद बहुत तनाव में आ जाए और हम उसे शिथिल छोड़ना भूल जाते हैं। इसी के साथ साथ हम अपने गर्दन और सिर को भी शिथिल छोड़ना भूल जाते हैं, तो यह भी गलत है। तो याद रखिए कि इस आसन में हमें धीरे धीरे करते हुए जाना है, ताकि हमारा हाथ बिल्कुल सीधा रखते हुए कहीं मुड़े ना, और फिर जब हम आखिर स्थिति में आ जाएं तो हम पूरी तरह शिथिल हो जाएं। अब देखते हैं गलतियां जो आंखों से जुड़ी हुई है, जिसमें हमारे आंख अगर घड़ी के 12 अंक पर नहीं स्थिर है और 12 से 3 या 12 से 9 के बीच नहीं हिल रहे हैं और हमारी नजर अगर इधर उधर भटक गई, तो हम आगे या पीछे झुकने लग जाते हैं, जिसके वजह से हम संतुलन खो सकते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया सरू जी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ संभावित गलतियां। तो चलिए दोस्तों, हम सबने यह देखा है आसन करते हुए, और हमने ये भी देखा है कि इसका जो पूर्वाभ्यास है अब सरू जी हमें दिखाएंगी। तो पूर्वाभ्यास में लगभग एक ही जैसा करना है, बस अंतर यह है कि आपके दोनों पैरों में अंतर रखते हुए आप ये अभ्यास कर सकते हैं। सरू जी आप करके दिखा सकते हैं, जिसमें आपके दोनों पैरों में अंतर है। अब यह क्यों जरूरी है, क्योंकि हम अपने संतुलन बनाए रखें, इसका थोड़े दिन या महीने भर हम इसकी अभ्यास करें, और फिर जब हम और कॉन्फिडेंट हो जाए तो फिर धीरे धीरे करके दोनों पैरों को साथ में लाकर हम इसका पूर्ण परिवर्तित जो हमारा परिवर्तित चक्रासन है उसका पूरा अभ्यास कर सकते हैं। जी, अब ये एक तरफ उन्होंने झुक के दाएं तरफ झुक के दिखाया है, अब बाएं तरफ भी यह पूर्वाभ्यास का दर्शन दे रही है। शुक्रिया सरू जी। ठीक है दोस्तों, अब हम सारे आसन के लिए तैयार हो एक साथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि किन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए, और ये है निषेध संकेत। तो उसके लिए सबसे पहले तो अगर किसी को कमर, पीठ में या गर्दन में दर्द है तो वे ये आसन ना करे। दूसरा, अगर किसी को वर्टिगो या बैलेंस के कोई प्रॉब्लम है या बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, वे भी ये आसन का प्रयास ना करें। फिर तीसरा ये है कि अगर किसी को लम्बैगो, साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क ऐसी कोई बीमारियां हैं तो वे भी ये आसन का प्रयास ना करें। अगर करना है तो आप धीरे से कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पूरे झुकाव के लिए कोशिश शायद ना करें। और अगला यह बोल सकती हूँ कि अगर आपकी हाल ही में कोई ऑपरेशन हुई हो जो आपके कमर, पेट या पीठ या गर्दन, सर से जुड़ी हुई हो, तो भी आप ये आसन का अभ्यास ना करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम सब सारे साथ में इस आसन का अभ्यास करते हैं, सामूहिक अभ्यास में। तो दोस्तों, अब हम सारे ये अपने मैट पे आ गए हैं और सारे आरामदायक स्थिति में खड़े हैं। अब आप इस स्थिति से दोनों पैरों को साथ में जोड़ लीजिए और दोनों हाथों को अपने
पैरों के साथ जोड़ दीजिए। दोनों हाथों को धीरे से आप उठा लीजिए कंधों के समांतर, और फिर कमर से ही धीरे धीरे आप दाएं तरफ झुकना शुरू कर दीजिए। सामने आपके 12 बजे का अंक देखते हुए अब 3 बजे की तरफ आपकी नजर झुक रही हो। यह स्थिति में आने के बाद आपका दायां हाथ बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए अपने कमर और सिर के साथ साथ। अब आपका हाथ जो बायां हाथ है वो अपने कान के पास लाते हुए उसको स्थिर रखें, कोहनी और कलाइयों में मोड़े ना। बहुत अच्छे अंजू जी, बहुत अच्छे निमेश जी, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं सभी। अब फिर आप धीरे धीरे करते हुए इस स्थिति में, अंतिम स्थिति में आने के बाद आप प्राणाधारणा तृतीय का पालन कर सकते हैं। अब धीरे से इस आसन से निकलने के लिए अपनी क्षमता अनुसार करिए। धीरे से इस आसन के निकलने के लिए फिर से आपके दोनों हाथ कंधे के समांतर ले आइए और फिर दूसरी तरफ कमर से झुकने शुरू हो जाइए। और जब आप अंतिम स्थिति में, मतलब जब आपकी नजर अब 12 से 9 पहुंच गई हो, तब आप आपके बायां हाथ को ढीला छोड़ दें और दायां हाथ को दाएं कान से लगाकर हथेली ऊपर की तरफ प्राणाधारणा तृतीय का पालन कर सकते हैं। इस स्थिति में आप यह 7 से 10 श्वासों तक कर सकते हैं और फिर आप धीरे धीरे करके वापस अपने दोनों हाथों को कंधे के समांतर वापस कमर से झुकते हुए सीधे आ जाइए और दोनों हाथों को अपने जंघों के पास लाते हुए, दोनों पैरों में अंतर लाते हुए रिलैक्स हो जाए। बहुत अच्छा, शुक्रिया सभी को मेरे साथ ये आसन सीखने के लिए। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इस आसन के कई सारे लाभ होते हैं। तो सबसे पहले यह लाभ है कि क्योंकि हमारे दाएं और बाएं ओर के झुकाव की वजह से हमारे जो मेरुदंड में है वो मेरुदंड जो है वो बहुत ही लचीला हो जाता है। दूसरा, हमारा जो श्वास लेने की क्षमता है वो भी फेफड़ों में जाने और आने वाली हवा जो बढ़ जाती है उस वजह से बहुत ही अच्छा हो जाता है। क्योंकि हम कमर से झुकते हैं तो कमर में जो जमी चर्बी है वो भी धीरे धीरे घटना शुरू हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो स्कॉलियोटिक डिफेक्ट्स जो होते हैं जो लंबागु से रिलेटेड है वो भी सारे धीरे से ठीक होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये थी थोड़ी इसके फायदे। और भी एक फायदा मैं बताना चाहती हूँ जो मैं महसूस करती हूँ कि इससे हमारा जो फोकस करने का एबिलिटी है वो भी काफी बढ़ जाता है। तो अब मैं आप सभी को इसका आज का जो अभ्यास है उसका पुनरावलोकन देना चाहती हूँ। तो हमने देखा कि हम इस आसन में हमारे किन किन तंत्रों पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर हमने देखा इस आसन में जाने की जो रीत है चार्ट के माध्यम से। फिर हमने एक बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन देखा सरू जी का, जिन्होंने हमारे ये पूरे आसन को करके दिखाया। और फिर हमने देखा इस आसन के जो लाभ है और किनको ये आसन करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सब इस आसन को अपने रोज के योगाभ्यास में शामिल करें और योग अभ्यास करते हुए स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और प्रसन्न रहे। धन्यवाद।